हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को हिंदू नववर्ष की, गुड़ी पड़वा की, चैत्र नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। इन सारे त्योहारों के साथ साथ आज यानी 19 मार्च का दिन जो है वो धुरंधर दिवस भी बन चुका है, क्योंकि आज यानी 19 मार्च को धुरंधर पार्ट 2 द रेवेंज जो है वो रिलीज हो चुकी है। और कहना गलत नहीं होगा कि रिलीज होते से ही ये जो फिल्म है ये हर किसी के दिलो दिमाग पर छा चुकी है, क्योंकि हम में से हर कोई जिसने कि धुरंधर का पार्ट 1 देख रखा है वो बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि भैया धुरंधर पार्ट 2 में क्या होगा, हमजा का क्या होगा, क्या वो बदला ले पाएगा? फिर रहमान डकैत जो कि हमजा के हाथों मारा जा चुका है, क्या पाकिस्तान के लोगों को, कराची के लोगों को, लियारी के लोगों को और उससे भी ज़्यादा ये उज़ैर बलोच जो कि इसका रहमान डकैत का भाई था, क्या उसे पता चल पाएगा कि रहमान डकैत का जो खून है वो हमजा नहीं किया है? मेजर इकबाल क्या करेगा? और इन सब का माई-बाप यानी कि बड़े साहब जो हैं वो कौन है? क्या वो दाऊद इब्राहिम है या फिर वो कोई और है? इस तरह के कई सारे सवाल जो हैं वो हम सबके दिलो-दिमाग में चल रहे थे, दिलो-दिमाग में घूम रहे थे और आज यानी कि 19 मार्च को उन सारे ही सवालों का हमें जवाब मिल चुका है और आज दिन की शुरुआत होते से ही मैंने पहली फुर्सत में इस पिक्चर को देखना प्रेफ़र करा और कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि पहला पार्ट देखने के बाद जो भी सवाल हमारे मन में उठ रहे थे, उन सारे ही सवालों का ये फ़िल्म बहुत अच्छे से जवाब देती है। ना सिर्फ़ जवाब देती है, बल्कि जो एक्सपेक्टेशंस थी ना हमारी, उन सारी ही एक्सपेक्टेशंस पर ये फ़िल्म ना सिर्फ़ खरी उतरती है, बल्कि आपकी जो उम्मीदें हैं या आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, उनके बियॉन्ड ये फ़िल्म आपको लेकर के जाती है और जब ये फ़िल्म खत्म होती है और आप थिएटर से बाहर आते हैं, तो आपको पता भी नहीं लगता कि ये फ़िल्म 4 घंटे लंबी थी, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि जब फ़िल्में 3 साढ़े 3 घंटे की होती हैं, तो काफ़ी सारे ऐसे मोमेंट आते हैं जहाँ पर आप अपना फ़ोन देखने लगते हैं या इधर-उधर आप देखने लगते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे बोरिंग मोमेंट होते हैं, डल मोमेंट होते हैं। लेकिन इस फ़िल्म में आपको एक भी डल मोमेंट नहीं मिलता है। फ़िल्म शुरू होते से ही आपको मतलब सीट पर चिपका करके बिठा लेती है, जहाँ पर आपको ये जस्सी यानी कि जसकीरत रांगी, उसकी जो बैक स्टोरी है, क्या हुआ था उसके साथ, उसकी फैमिली के साथ, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, किस वजह से वो हमज़ा बना, हमज़ा बनने के लिए क्या ट्रेनिंग होती है और ट्रेनिंग में जो डिटेलिंग होती है, ये देखने के लिए आपको फ़िल्म के एंड तक रुकना पड़ेगा। स्पेशली जब पिक्चर खत्म होती है और पिक्चर खत्म होने के बाद जो क्रेडिट रोल होना शुरू होते हैं, आपको लगता है कि पिक्चर खत्म हो गई, चलो उठ के चलते हैं, लेकिन नहीं, आप रुकिएगा, बैठिएगा, क्योंकि जस्सी यानी जसकीरत को हमज़ा बनने के लिए क्या-क्या करना पड़ता है, खतना वगैरह हर चीज़ करनी पड़ती है, लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, ये सारी चीज़ें आपको पिक्चर के आखिरी हिस्से में दिखाई जाती है। तो हो सके तो पिक्चर खत्म होने के बाद भी 1-2 मिनट का वेट कीजिएगा। ऐसा मत कीजिएगा कि भैया क्रेडिट रोल होने लग गए हैं तो चलो उठ कर के बाहर आ जाएँ। नहीं, अगर आप बाहर आएँगे तो आप बहुत कुछ मिस कर देंगे और ना सिर्फ हमज़ा की बैक स्टोरी, बल्कि आपको यहाँ पर अर्जुन रामपाल की फैमिली, उसके बाप से उसकी रंजिश और ये जो इमोशनल चीज़ें हैं या जो सेंटिमेंटल चीज़ें हैं, इन चीज़ों के अलावा जो रिसर्च की गई है, कैसे पाकिस्तान की आईएसआई नकली नोट छापती है, फिर इंडिया में ये नोट क्यों भेजे जाते हैं, किसके मार्फत भेजे जाते हैं, कौन है वो यूपी का नेता जो मरता है तो भैया उसे मसीहा के तौर पर, ना सिर्फ मसीहा के तौर पर बल्कि वो अतीक अहमद जिसने यूपी पुलिस के सामने खुद कबूल कर लिए थे उसके और आईएसआई के जो रिश्ते हैं, कैसे ये नकली करेंसी के साथ-साथ पाकिस्तान से हथियार, ड्रग्स वगैरह सब इंडिया में बुलवाता था, फिर भाई साहब इधर-उधर फैलाया करता था। तो वो अतीक अहमद जो क्रिमिनल था, गुंडा था, जो एक्चुअली में जिहादी आतंकवादी था, लेकिन कुछ पत्तलकार जो खुद को सेकुलर बोलते हैं, जर्नलिस्ट बोलते हैं, जैसे कि अरफा खानम शेरवानी, अतीक तो मसीहा थे, ओबीसी थे, दलित थे, गरीब, डरा हुआ मुसलमान और आई एम श्योर कि ये सारी चीज़ें आपने खुद ने भी देखी हैं कि जब भी कोई आतंकवादी मरता है, तो सबसे पहले ये लोग खड़े हो जाते हैं कि आतंकवादी का कोई मज़हब नहीं होता है। कैसे ये लोग एक अरसे से हम सबको चूतिया बना रहे हैं और अब यही लोग जो हैं धुरंधर को प्रोपेगेंडा बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इन सब की पोल पट्टियाँ खुल रही हैं और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ, वो हवा में बोल रहा हूँ। इनफैक्ट सारी चीज़ों के फैक्ट और प्रूफ तो मैं आपके सामने रख रहा हूँ और यही प्रूफ जो है, वो आदित्य धर भी अपनी फ़िल्म में रख रहे हैं। बाकायदा प्रूफ के साथ, प्रॉपर रिसर्च के साथ उन्होंने पिक्चर बनाई है। फिर भी भाई साहब कुछ लोग इसे प्रोपेगेंडा बोल रहे हैं और रही बात प्रोपेगेंडा की या फिर झूठ फैलाने की, तो भैया सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा तो यही है कि भैया आतंकवाद का कोई मज़हब नहीं होता है और मुसलमान जो है वो डरा हुआ है। मुसलमान कितना डरा हुआ है, ये तो आप लोग देख ही रहे हैं। हमारे देश में ईरान के लिए, पैलेस्टाइन के लिए नारे लगते हैं, तो भाई साहब पाकिस्तान का समर्थन ये लोग क्यों नहीं करेंगे? ये कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। अतीक अहमद हो या फिर ये अरफा जैसे लोग हों, ये एक अरसे से खाते यहाँ का हैं,
लेकिन गाते बजाते पाकिस्तान, ईरान इन सारे मुल्कों का है। और अब क्या है ना कि इन सारे लोगों की पोल पट्टियाँ खुल रही हैं, तो सदियों पुराना विक्टिम कार्ड, अरे हमें गलत दिखाया, प्रोपेगेंडा ये वो, ऐसी बातें करके ये कहीं न कहीं बचने की कोशिश कर रहे हैं, सीधी बात नो बकवास। और ये तो हम जानते हैं कि आदित्य धर जो है, वो पीक डिटेलिंग के लिए जाने जाते हैं और उनकी जो टीम ने जो डिटेल में रिसर्च करी है भैया, माइंड ब्लोइंग रिसर्च है। अब इतनी डिटेल में रिसर्च की है, इसे भी कोई प्रोपेगेंडा बोले तो भाई वो पक्का एंटी इंडियन या फिर कोई पाकिस्तान परस्त स्लीपर सेल ही होगा, जिसने कि वो सारी चीजें देखी हैं जो कि इस फिल्म में आपको दिखाई गई हैं। संसद में अटैक जो कि पहले पार्ट में दिखाया गया था, पहले पार्ट में आपको ये भी दिखाया गया था कैसे कंधार में एक आतंकवादी बोलता है कि हिंदू बड़ी डरपोक कौम होती है, गूदे भर का जोर लगा लो जो बिगाड़ सकते हो। हालांकि ये आतंकवादी यानी कि जहूर मिस्त्री जो कि उस समय सान्याल बने आर माधवन को धमकी देता है, आर माधवन उस समय तो कोई जवाब नहीं देते हैं, लेकिन इस पिक्चर में यानी इस पार्ट में जिसका नाम ही है रेवेंज द बदला, तो इसमें ना सिर्फ हमजा का बदला है बल्कि आर माधवन यानी कि सान्याल साहब वो भी अपना पर्सनल बदला लेते हैं। और वो जो बदले वाला सीन है भाई, वो प्योर सेटिस्फेक्शन वाला सीन है। हालांकि आर माधवन के साथ साथ हमजा के साथ साथ यहाँ पर उजेर यानी रहमान डकैत का भाई वो भी बदला लेना चाहता है। तो कोने कोने में बदले की छोटी छोटी जो कहानियां हैं वो भी आपको देखने को मिलती हैं। बट हम बात करें थे रिसर्च की, और रिसर्च के मामले में ये फिल्म एक मास्टरपीस से कम नहीं है, क्योंकि नोटबंदी भारत सरकार ने क्यों की, इसके पीछे क्या कारण थे, ये फिल्म आपको उनसे अवगत कराती है। और पाकिस्तान वाले कैसे हमले की प्लानिंग करते हैं, कैसे आतंकवादियों को तैयार करते हैं, कैसे ब्रेन वॉश करते हैं, और फिर भारत में रह रहे कुछ सेलिब्रिटीज, कुछ जर्नलिस्ट, कुछ मीडिया वाले, कहने को ये सारे लोग रहते हैं भारत में, लेकिन भारत में रहकर ये कैसे भारत को खोखला कर रहे हैं, इसके बारे में भी आपको ये फिल्म एक हिंट तो देकर के चली जाती है। और पाकिस्तान में रहकर के भारत को तोड़ने की जो भी साजिश ये लोग बनाते हैं, हर साजिश में ये लोग सफल होते रहते हैं। लेकिन 2014 में एक चाय वाला आता है और वो चाय वाला आते से ही इन सब की बुंड फाड़ करके रख देता है। फिर चाहे वो दाऊद इब्राहिम हो, चाहे कोई टटपुंजिया हो, चाहे वो कियानी हो, किमानी हो जो नकली नोट छापते हैं, इन सब की दुकानदारी एक चाय वाले के आने के बाद से बंद हो जाती है। और इसी चाय वाले को हमारे देश की जो अपोजिशन पार्टीज हैं, उनके जो चमचे हैं, वो पानी पी पी करके कोसते हैं, और वही लोग इस फिल्म को एक प्रोपेगेंडा बोलेंगे। लेकिन क्या ये फिल्म एक प्रोपेगेंडा है या ये एक मास्टरपीस है, इस सवाल का जवाब आप अपनी अंतरात्मा से पूछ करके देखिएगा, क्योंकि आपको खुद को पता होगा। आप कोई दूध पीते बच्चे तो है नहीं, आप कोई आज तो पैदा हुए नहीं है, क्योंकि आपने सबने देखा है 2014 के पहले जब भी कोई आतंकवादी हमला होता था, ये जो हमले हो रहे थे, इतने सारे हमलों के बावजूद हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री साहब यानी कि एमएमएस साहब वो क्या कहते थे, हम इसकी निंदा करते हैं, हम निंदा करते हैं। और उनकी मालकिन यानी कि एंटोनियो माइनो वो अलग ही एक्सेंट में बोलती थी, हम इसकी निंदा करते हैं, हम निंदा करते हैं, निंदा करते हैं, लोकतंत्र पर हमला बर्दाश्त नहीं होगा, विदेशी ताकतों को करारा सबक सिखाया जाएगा। निंदा करते हैं, करारा सबक सिखाया जाएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता था। लेकिन 2014 के बाद हमारी आर्मी को फ्री हैंड मिलता है, सर्जिकल स्ट्राइक होती है, एयर स्ट्राइक होती है, और उसके बाद से चीजें कैसे बदल गई हैं ये आपने देखा है। पहले वो लोग हमारे घर में घुस के हमला करते थे, अब हम लोग उनके घर में घुसते हैं और भाई साहब उन्हें पेल करके आते हैं। हमारे जो अननोन मैन जिनके बारे में इतनी कोई बातचीत नहीं करता है, लेकिन यही अननोन मैन जिनके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं होता, उनका नाम तक पता नहीं होता है, लेकिन देश के लिए, हमारे लिए ये लोग मर मिटने को तैयार हो जाते हैं। ऐसे अननोन मैन को ट्रिब्यूट देती है ये फिल्म। और वो तमाम लोग जो कि इस फिल्म को प्रोपेगेंडा बोल रहे हैं, तो भाई साहब आप कहीं ना कहीं उन अननोन मैन के जो एफर्ट है, उनके सेक्रीफाइस हैं, उसका कहीं ना कहीं मजाक उड़ा रहे हैं। और ये जो अननोन मैन है कैसे हमारे देश के लिए जान देते हैं, कैसे कुर्बानी देते हैं, आगे बढ़ के मौत को गले लगा लेते हैं। हालांकि थोड़ा सा स्पॉइलर वाली कैटेगरी में आ जाएगा, लेकिन ये पॉइंट यहाँ पर रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। आपने पहले पार्ट में देखा होगा आलम वो दूध सोडा वाला, डार्लिंग डार्लिंग दिल क्यों तोड़ा, पी लो आलम दूध सोडा, 20 रुपए 20 रुपए। वो जो कैरेक्टर था आलम भाई का, यानी कि गौरव गेरा ने जो कैरेक्टर प्ले करा था भाई, सेकंड पार्ट में चंद मिनट के लिए आते हैं वो, लेकिन जो सेक्रीफाइस, सुप्रीम सेक्रीफाइस, और उसके बाद रणवीर के जो एक्सप्रेशन चेंज होते हैं, मैं सच बता रहा हूं आपको गूज बम्स आ जाएंगे वो जबरदस्त वाला सीन देख करके। या फिर और भी तमाम सीन जहां पर कि संजय दत्त को लगता है कि वो हमजा को आराम से टपका देगा, लेकिन हमजा कैसे मतलब बाजी को पलट देता है। एक के बाद एक प्लॉट ट्विस्ट आते हैं, ऐसे ऐसे ट्विस्ट जो आपने इमेजिन भी नहीं किए होंगे। इनफैक्ट ये जो फिल्म जिसमें कि 7 चैप्टर हैं, एक चैप्टर है घोस्ट फ्रॉम द पास्ट, जिसमें कि हमजा यानी कि जसकीरत को उसका लंगोटिया यार पाकिस्तान में ही मिल जाता है, जो कि इसको पहचान भी जाता है। क्या जबरदस्त मतलब वहां पर एक्टिंग की है रणवीर ने, और वो जो एक दूसरा एक्टर है जो कि इसका जस्सी का दोस्त बना है, उसकी एक्टिंग कहें, और इनके साथ साथ अर्जुन रामपाल या फिर संजय दत्त का अलग ही नेक्स्ट लेवल का स्वैग है। और राकेश बेदी, अरे भाई साहब राकेश बेदी की इतनी बातें हो नहीं रही है जितनी की होनी चाहिए। पिछले पार्ट में उन्होंने जो बेंचमार्क सेट करा था ना,
उस बेंचमार्क को, उस परफॉर्मेंस को जो नेक्स्ट लेवल पर पहुँचाया है, अरे भाई साहब आप दाँतों तले उँगली दबा लेंगे उनके परफॉर्मेंस को देख कर के। और कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो कि आपने अपने देश में देखी हैं, जो आजकल आपने बांग्लादेश में भी देखी थी ना, सर तन से जुदा के नारे, कैसे ये चीज़ें पाकिस्तान में करवाई जाती हैं, कैसे किसी को मारना है तो भैया उसने ब्लास्फेमी कर दी, कुरान का अपमान कर दिया, इस तरह की अफ़वाह फैला दो। फिर जाहिल लोग जो हैं वो कैसे अफ़वाह को सच मान लेते हैं और किसी के भी घर में घुसकर गला काट डालते हैं। लेकिन हमारे देश में कुछ पत्रकारों को ये चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं, उन्हें तो सच से पल्ला झाड़ना है और वो चीज़ जो कि सच को सामने लाए, उसे प्रोपेगेंडा बोल कर के कहीं न कहीं लोगों को चूतिया बनाना है। ऐसे चूतिया बनाने वाले लोगों की पोल खोलती है ये पिक्चर, इसीलिए लोगों को ये फ़िल्म प्रोपेगेंडा लग रही है, सीधी बात नो बकवास। अब इससे पहले कि मैं बहुत ज़्यादा जज़्बाती हो जाऊँ और फ़्लो में कुछ और बोल जाऊँ, वीडियो लंबा कर दूँ, वीडियो यहीं रोक दो डीएस। लेकिन हाँ, वीडियो खत्म करने से पहले एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा और ये बात जो है, ये रणवीर सिंह ने ऑलरेडी एक इवेंट में कह दी है कि अब हिंदुस्तानी सिनेमा का जो मुस्तकबिल है, वो धुरंधर तय करेगी और धुरंधर वाक़ई में एक मील का पत्थर साबित होगी। रियल लाइफ़ में जो इंसिडेंट घटित हुए हैं या फिर रियल लाइफ़ के जो कैरेक्टर्स हैं, उन्हें एक प्रॉपर टेम्पलेट में ढाल करके जो स्टोरी टेलिंग की है आदित्य धर ने, भाई हैट्स ऑफ टू हिम। और रणवीर सिंह, क्या ही बोला जाए, आई थिंक रणवीर सिंह का अब तक का करियर का बेस्ट परफॉर्मेंस है धुरंधर में। आप भूल जाइए खिलजी, आप रणवीर सिंह को याद करेंगे तो सिर्फ धुरंधर के लिए। पहले पार्ट में हालाँकि उसके लिए कुछ नहीं था, लेकिन सेकंड पार्ट में तो भाई शुरू से एंड तक रणवीर सिंह डोमिनेट करता है। तो ये जो वीडियो है, इस वीडियो को मैं यहीं पर खत्म कर देता हूँ। ओवरऑल 4 घंटे की ये पिक्चर है, जिसमें 7 अलग-अलग चैप्टर हैं और हर एक चैप्टर जो है, वो आपको सीट पर बिठा करके रखता है। आपको बिल्कुल भी बोरियत जो है, वो महसूस नहीं होने देता है और ये सबसे बड़ी जीत है आदित्य धर की। अब भले ही आदित्य धर को कोई कुछ भी बोले, बट मेरा मानना है कि भैया हमें नोलन की या फिर बाहुबली का जो डायरेक्टर है एस.एस. राजमौली, अब शायद उनकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हिंदी सिनेमा में आदित्य धर नाम का एक डायरेक्टर आ चुका है, जो कि बढ़िया रिसर्च करके बढ़िया परफॉर्मेंस निकलवाता है अपने एक्टर से। ये मेरा मानना है। आपका जो भी है मानना, कमेंट के माध्यम से शेयर करके अवश्य बताइएगा। फिलहाल आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।